रीबर्थ ऑफ श्राप एपिसोड 12। ये साहब पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए, माखन लाल ने हॉस्पिटल के बाहर अजय का इंतजार करते हुए कहा। हॉस्पिटल के अंदर अजय मूर्ति बनकर खड़ा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सपने में जिस हॉस्पिटल के अंदर अजय गौरी को एक नवजात बच्चे के साथ देखता था, उसकी दीवारें और कमरे हूबहू उसी तरह थे। अजय धीरे धीरे अपने कदम हॉस्पिटल के अंदर आगे बढ़ाने लग जाता है। हॉस्पिटल के अंदर के सारे कमरे और दीवारें ठीक वैसे ही दिख रहे थे जैसे अजय अपने सपने में देखता था। आगे बढ़ते बढ़ते अजय एक कमरे के अंदर आकर रुक जाता है। वह ठीक वैसा कमरा था जिस कमरे के अंदर गौरी उस नवजात बच्चे को इंजेक्शन लगाया करती थी। अजय की आंखों में वह सारे मंजर घूमने लगते हैं। उसको ऐसा लगता है कि गौरी नर्स की ड्रेस में अभी उसी के सामने खड़ी है और उसने अपने हाथों में नवजात बच्चा पकड़ कर रखा है। गौरी उस बच्चे को नीचे रखती है और एक इंजेक्शन तैयार करती है। इंजेक्शन तैयार करने के बाद वह इंजेक्शन उस बच्चे को लगा देती है और वह बच्चा रोना शुरू कर देता है। ये अचानक से वह पूरा मंजर अजय की आंखों के सामने से गायब होने लगता है। गौरी और वह बच्चा दोनों गायब हो गए थे, पर उस बच्चे की रोने की आवाज अभी भी अजय को सुनाई दे रही थी। वह आवाजें बहुत तेज तेज सुनाई दे रही थी, इतनी तेज कि वह आवाजें अजय के कानों में चुभने लग जाती है। अजय अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है, पर फिर भी अजय को वह आवाजें सुनाई दे रही थी। माखन लाल हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हुआ था और अजय का इंतजार कर रहा था। ये साहब अभी तक आए क्यों नहीं? बहुत वक्त हो गया गए हुए, अभी तक तो आ जाना चाहिए था, माखन लाल ने खुद से कहा। माखन लाल हॉस्पिटल के बाहर ही आगे पीछे घूमने लगता है और सोचने लगता है, अंदर जाओ या नहीं जाओ, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, साहब को फोन लगाकर देखता हूँ। माखन लाल अपना मोबाइल निकालता है और अजय को फोन करने लग जाता है, पर नेटवर्क नहीं होने की वजह से अजय को फोन नहीं लगता है। शीट, मैं तो भूल ही गया था, इस भूतिया गांव में नेटवर्क नहीं मिलता है। लगता है अब मुझे ही अंदर जाना पड़ेगा। इतना कहकर माखन लाल हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। साहब कहाँ है आप? साहब, माखन लाल ने हॉस्पिटल के अंदर अजय को ढूंढते हुए कहा। उजाले के लिए माखन लाल ने अपने मोबाइल का टार्च ऑन कर लिया था। साहब कहाँ है आप? ये साहब भी पता नहीं कितने अंदर चले गए, खुद की जान तो खतरे में डालते ही साथ में मेरी भी, माखन लाल ने अजय को ढूंढते हुए कहा। माखन लाल अजय को ढूंढ ही रहा था कि तभी एक कमरे के अंदर माखन लाल को अजय बेहोश दिखता है। अजय को बेहोश देखकर माखन लाल घबरा जाता है और भागते हुए अजय के पास जाता है। माखन लाल अजय को उठाते हुए कहता है, उठिए साहब, यह आपको क्या हो गया? उठिए साहब, मैंने तो पहले ही कहा था इस गांव में मत आइए, यह है ही मनहूस। माखन लाल अजय को उठाने लग जाता है। अजय धीरे से अपनी आंखें खोलता है। भोलेनाथ का शुक्र है साहब, उन्होंने आपको कुछ होने नहीं दिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी, पर आप बताइए आपको हुआ क्या था, आप बेहोश कैसे हो गए? अजय मन ही मन सोचने लगता है कि यदि उसने अपने सपने के बारे में माखन लाल को बता दिया तो वह मुझे भी यह भूत प्रेत चुड़ैल के बारे में बोलने लगेगा और खुद तो डरेगा ही, साथ में मुझे भी डराएगा। इसलिए अजय बात को छुपाते हुए कहता है, वो माखन लाल कुछ नहीं, वो आज खाना नहीं खाया था ना, इसलिए चक्कर आ गए थे। आप भी ना साहब, ड्यूटी के चक्कर में अपना ध्यान ही नहीं रखते, शादी कर लीजिए, फिर कुछ ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वह खुद आपको सब याद करवा देगी। माखन लाल, तुम भी ना। अब चले साहब यहाँ से, या और रुकना है यहाँ पर? हाँ चलो। अजय और माखन लाल हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। रात के 10 बज रहे थे और छत के ऊपर अर्जुन और समीर चैन स्मोकिंग कर रहे थे। अर्जुन हमेशा की तरह लंबे लंबे कश खींच रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अर्जुन और समीर को सिगरेट पीने में अलग ही मजा आ रहा था। सिगरेट कश अर्जुन के गले के नीचे तक उतर रहे थे। यार, यह डायन का कुछ समझ नहीं आता कि चाहती क्या है, समीर ने कहा। कौन डायन? अर्जुन ने हैरानी के साथ कहा। ये मेघ की डायन, और कौन डायन है यार यहाँ पर? बेवकूफ, वह डायन नहीं चुड़ैल है। यार क्या फर्क पड़ता है, डायन है या चुड़ैल? फर्क पड़ता है मेरे भाई, ठीक उस तरह जिस तरह रुद्र और पीयूष इंसान है, पर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स तो अलग अलग है ना। वैसे ही ये डायन और चुड़ैल अलग अलग होती है, हम इन्हें एक नहीं कह सकते। हम सबको पता है दुनिया में अलग अलग प्रकार की परलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है, ठीक उसी प्रकार इन्हें उपयोग करने वाली शैतानी ताकतों के नाम भी अलग अलग होते हैं। सिर्फ नाम ही नहीं, चेहरा भी अलग होता है, ठीक हमारे इंसानों की तरह। क्या बात कर रहा है भाई? समीर ने हैरानी के साथ कहा। हाँ भाई, सच बोल रहा हूँ, मैंने इन सब के बारे में पढ़ा है किताबों में। तुझे ये पता है भूत किसे कहते हैं?
शायद जो मर जाते हैं और जिनकी आत्माएं यहाँ पर भटकती रहती है उन्हें भूत कहते हैं, समीर ने रूकते रूकते कहा। बिल्कुल ठीक कहा, वैसे हर भटकती आत्माओं को भूत की ही श्रेणी में रखा जाता है, ये उनके लिए कॉमन नाम है। वैसे ही प्रेत होते हैं। प्रेत मतलब वे लोग जिनकी मौत परिवार वालों की वजह से होती है या उनके मरने के बाद अच्छे से अंतिम संस्कार की क्रिया नहीं करवाई जाती है, उनकी भटकी रूह को ही प्रेत कहते हैं। तूने कभी हदल का नाम सुना है? यार अब ये हदल क्या होता है? समीर ने हैरानी के साथ कहा। हदल भी वह आत्माएं होती है जो बेवजह भटकती रहती है बिना किसी वजह के, पर इनकी एक खास बात है। कैसी खास बात? ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, इससे ठीक विपरीत होती है चेतकिन आत्माएं। ये क्या करती है? ये आत्माएं लोगों को अपने वश में करके उन्हें किसी की हत्या या आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है, और यही नहीं सुना है, ये आत्माएं तब तक उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसकी जान न चली जाए। क्या बात कर रहा है भाई, ये तो बहुत ही डरावनी आत्माएं हैं। और भी आत्माएं होती है क्या? हाँ भाई, अभी तो मैंने तुझे बस एक दो ही नाम बताए हैं। और सुन, घने जंगलों में खेतों में रहने वाली आत्माओं को विरिकास कहा जाता है, और कहते हैं वह लड़कियां जिनकी विवाह के कुछ ही दिन बाद मौत हो जाती है, उनकी आत्माएं बाद में शाकिनी बनती है, जो कि बहुत ही डरवानी लगती है। समीर अर्जुन की बात सुनकर लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है। फिर आती है कुत्ती चेतन आत्माएं। ये बच्चों की आत्माएं होती है जो अल्पायु यानी कम उम्र में ही मर जाते हैं। कम उम्र में मर जाने के कारण इनकी आत्माएं भटकने लग जाती है, और यह आत्माएं गुड़िया डॉल खिलौनों में अपना निवास बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर लगाव उनके खिलौनों से ही होता है। वो जैसे एनाबेला मूवी की तरह उस गुड़िया में आत्मा होती है, उस तरह। हाँ भाई, ठीक उस तरह। अब आती है किच्चन आत्माएं। क्या कहा? किच्चन आत्माएं मतलब? समीर ने हैरानी के साथ कहा। हाँ भाई, किच्चन आत्माएं। ये आत्माएं शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों का शिकार करती है। बिहार में इन्हें कच्चन भी कहा जाता है। झीलों, नदी, समुद्रों के पास भटकने वाली आत्माओं को बाघ कहा जाता है। तूने जिन्नों के बारे में तो सुना ही होगा ना? हाँ भाई, सुना है। ज्यादातर मुस्लिम लोगों में आते हैं ना ये जिन? हाँ ठीक कहा, जिनके परिवार से जुड़े ही खबीज होते हैं। पाकिस्तान, खाड़ी देशों और यूरोप में ये ज्यादातर पाए जाते हैं। फिर आती है जोखिनी। यह रूहें बहुत डरावनी और खतरनाक होती है, और तुझे इनके बारे में एक खास बात पता है? कैसी खास बात? ये जो जोखिनी रूहें होती है सिर्फ मर्दों का ही शिकार करती है। फिर आती है पुवाली भूत। ये रूहें इंसानों के लिए नहीं बल्कि घर के सामानों के लिए खतरा बनती है। ये चीजों को चुरा कर ले जा लेती है। तूने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि कभी कभी किसी घर का कोई सामान अचानक गायब हो जाता है, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार ऐसा होता है। ये पुवाली भूत ही करते हैं। अच्छा अर्जुन, बस कर, अब बहुत हुआ। और कितना डराएगा यार तू? तो मुझे सिर्फ ये डायन और चुड़ैल के बारे में बता कि यह पहचान में कैसे आती है और दोनों में क्या फर्क होता है। समीर ने कहा। यार वैसे देखा जाए तो दोनों एक जैसी होती है, पर कुछ बातें नोटिस की जाए तो हम दोनों को पहचान सकते हैं कि कौन चुड़ैल है और कौन डायन। वही तो पूछ रहा हूं भाई, कैसे पहचान सकते हैं? देख क्या है ना, ये चुड़ैल जो होती है। अर्जुन ने इतना ही कहा था कि तभी वहां पर रुद्र और पीयूष आ जाते हैं। यार तुम दोनों यहां पर बैठकर सिगरेट पी रहे हो, मुझे तो बुला लेते, रुद्र ने कहा। सॉरी यार, वो तू नीचे चाची के साथ बैठा था तो हमें तुझे बुलाना ठीक नहीं लगा, समीर ने कहा। चल छोड़ ये सब और ला सिगरेट दे मुझे, रुद्र ने कहा। यार मेरे पास बस एक आखिरी सिगरेट बची हुई थी, वह भी मैंने और समीर ने चैन स्मोकिंग करके खत्म कर दी, अर्जुन ने कहा। यार अब मैं क्या पीऊं? फिर मुझे भी तो तलब लगी है। एक तो वैसे तन्वी के बारे में सोच सोच के दिमाग खराब है, ऊपर से तुम दोनों ने सिगरेट भी नहीं बचाई, रुद्र ने कहा। यार तू गुस्सा क्यों कर रहा है? उस दिन रात में सिगरेट खत्म हो गई थी तो मैं और पीयूष गए थे, दास गांव खुला हुआ था, वहां पर एक दुकान शायद अब भी खुली हुई हो, चल लेकर आते हैं, समीर ने कहा। चल लेकर आते हैं। और नीचे चाचा चाची को क्या कहेंगे कि सिगरेट की तलब लगी है इसलिए सिगरेट लेने जा रहे हैं, रुद्र ने कहा। यार कह देंगे कुछ काम था या इंस्पेक्टर अजय ने बुला लिया था, उन्हें क्या पता चलने वाला है, वैसे भी घर में अब सब सो गए हैं, समीर ने कहा। ठीक है फिर चलते हैं, रुद्र ने कहा। कुलदीप अपने कमरे में बैठा हुआ था और अपने मोबाइल में तन्वी की फोटो देख रहा था। फोटो के अंदर तन्वी खड़ी हुई थी और हंस रही थी। कुलदीप के आंखों में तन्वी के लिए अश्क साफ साफ देखे जा सकते थे। तुम कहाँ चले गई तन्वी? तुम कहाँ हो? कुछ तो बताओ, कुलदीप ने खुद से कहा। कुलदीप तन्वी की फोटो को देखकर बातें कर ही रहा था कि तभी वहां पर कुलदीप की मौं खाने की थाली लेकर आ जाती है।
अपनी माँ को आता हुआ देखकर कुलदीप अपने आंसू पोंछ लेता है। बेटा तुम खाना खाने के लिए क्यों नहीं आए? बाहर तुम्हारे पापा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे खाना खाने के लिए, ठकुराइन ने कहा। माँ मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए। बेटा ऐसे कैसे मन नहीं है, खाना तो खाना पड़ेगा। माँ मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए। मैं कैसे खा लूँ बेटा, भला कभी औलाद को भूखा रखकर क्या माँ का पेट भरा है? माँ भूखी भी सो जाए तो उससे चल जाएगा, पर अपनी औलाद को वह कभी भूखा नहीं सुला सकती। मुझे पता है तू तन्वी को लेकर परेशान है ना, पर बेटा तू फिक्र मत कर, वह जल्दी ही मिल जाएगी। कब मिलेगी माँ? 2 दिन हो गए, पता नहीं वह ठीक भी होगी या नहीं, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। सब मेरी गलती है, मेरे ही कारण ये सब हो रहा है ना मैं उसे यहाँ पर लेकर आता और ना वह गायब होती। नहीं बेटा तू ऐसा मत बोल, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती तो तेरे पापा की है, ना ही उन्होंने वह पाप किया होता ना ये सब होता है। कैसा पाप माँ? ठकुराइन महेंद्र सिंह की बाहर के कमरे से आवाज आती है। जी आए, ठकुराइन ने आवाज लगाते हुए कहा। ले बेटा तू खाना खा ले और देखना सब जल्द ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। इतना कहकर ठकुराइन कुलदीप के कमरे से चले जाती है। अर्जुन जिप्सी चला रहा था और उसके बगल में रुद्र बैठा था और समीर पीयूष पीछे बैठे हुए थे। वह लोग बलमाटोले गांव से निकल गए थे और अभी बस दास गांव के मेघ के दूसरे दरवाजे के पास ही पहुंचते कि तभी रुद्र को तन्वी की आवाज सुनाई देने लग जाती है। मुझे बचाओ रुद्र, मुझे बचाओ। रुद्र को तन्वी की आवाज सुनाई देती है। जिप्सी रोक अर्जुन, जिप्सी रोक, रुद्र चिल्लाते हुए कहता है। रुद्र के कहने पर अर्जुन जिप्सी रोक देता है। क्या हुआ रुद्र, तूने यहाँ जिप्सी क्यों रोक दी? अर्जुन ने कहा। हाँ यार तुझे यहाँ पर कहाँ सिगरेट की दुकान दिख गई? यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही नजर आ रहा है, एक लाइट तक नहीं जल रही है, पीयूष ने कहा। यार मुझे तन्वी की आवाज सुनाई दे रही थी, रुद्र ने कहा। क्या कहा? तन्वी की, समीर ने हैरानी के साथ कहा। हाँ भाई तन्वी की, वह कह रही थी मुझे बचाओ रुद्र, मुझे बचाओ। यार तन्वी की जान खतरे में है, हमें उसे बचाना पड़ेगा। पर रुद्र तन्वी है कहाँ पर और हमें कोई सी आवाज सुनाई क्यों नहीं दी? अर्जुन ने कहा। पता नहीं यार, पर मुझे तो अभी भी तन्वी की मुझे बचाओ रुद्र, मुझे बचाओ कहने की आवाज सुनाई दे रही है। क्या? पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। हाँ भाई गौर से सुनो, तन्वी की आवाज सुनाई दे रही है, रुद्र ने कहा। सभी लोग जिप्सी में बैठे बैठे तन्वी की आवाज सुनने की कोशिश करने लग जाते हैं। यार मुझे तो सुनाई नहीं दे रही, समीर ने कहा। यार दे रही है, गौर से सुन समीर, अर्जुन ने कहा। एक एक करके सभी को तन्वी की बचाओ बचाओ करने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। यार तन्वी की आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि तन्वी यही कहीं हमारे आसपास है, समीर ने कहा। हाँ भाई यही कहीं है, मेरी तन्वी यही है, रुद्र ने कहा। पर कहाँ यार, उसकी आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है? पीयूष ने कहा। यार आई थिंक उसकी आवाज ये मेघ के दूसरे दरवाजे के पीछे से सुनाई दे रही है, रुद्र ने कहा। क्या कहा? दूसरे दरवाजे से? पर इसके अंदर तो मेघ की चुलट है ना, और यदि ये दरवाजा खुल गया तो सुना है वह पूरी तरह आजाद हो जाएगी और फिर वह दास गांव के लोगों का भी शिकार करना शुरू कर देगी, एक अर्जुन ने कहा। यार शिकार करना है तो करने दो, पर मैं अपनी तन्वी को बचा कर रहूंगा, मैं उसे ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर रुद्र जिप्सी में से उतरता है और मेघ के दूसरे दरवाजे के पास जाने लगता है। रुद्र के पीछे पीछे ही सभी लोग उतर जाते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं। तोड़ दूंगा आज मैं ये दरवाजा अपनी तन्वी के लिए, मुझे किसी चुलट बुलट से डर नहीं लगता। इतना कहकर रुद्र जोर से मेघ के दरवाजे में लात मारता है। रुक रुद्र, तू क्या कर रहा है? ऐसा मत कर, समीर ने कहा। सभी लोग रुद्र को रोकने लगते हैं लेकिन वह नहीं रुकता है, वह अपना जमीन पर से बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसे उठाकर दरवाजे के पास जाने लगता है। रुक रुद्र, ये तू क्या कर रहा है? यदि दरवाजा खुल गया तो वह चुलट बाहर आ जाएगी, रुक ऐसा मत कर वरना सब बर्बाद हो जाएगा, पीयूष ने चिल्लाते हुए कहा। रुक जा रुद्र, तू ये क्या कर रहा है? समीर ने कहा। रुद्र ने अपने हाथ में पत्थर उठा लिया था और वह वो पत्थर मेघ के दरवाजे पर मारने ही वाला था कि तभी अर्जुन रुद्र का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुद्र रुक तो जा, मेरी बात तो सुन। नहीं अर्जुन, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ मेरी तन्वी चाहिए और वह इस दरवाजे के पीछे है और मैं उसे उस कैद से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, रुद्र ने गुस्से में कहा। रुद्र, तन्वी की आवाज यहाँ से नहीं आ रही है, अर्जुन ने कहा। यहाँ से नहीं आ रही है तो कहाँ से आ रही है? रुद्र ने कहा। पहले पत्थर तो नीचे रख,
तभी तो तुझे भी सुनाई देगी कि आवाज कहाँ से आ रही है। ऐसे गर्म दिमाग से थोड़ी ना पता चलेगा कि आवाज कहाँ से आ रही है, अर्जुन ने कहा। रुद्र अपने हाथ में उठाया हुआ पत्थर नीचे फेंक देता है। सभी लोग तन्वी की आवाज सुनने लगते हैं। तन्वी की अभी भी बचाओ रुद्र, मुझे बचाओ कहने की आवाजें सुनाई दे रही थी। यार अर्जुन ठीक कह रहा है, आवाज यहां से नहीं आ रही है, समीर ने कहा। यार अगर दरवाजे के पीछे से आवाज नहीं आ रही तो फिर कहां से आ रही है, पीयूष ने कहा। यार आवाज को गौर से सुनो, तन्वी की आवाज गूंज रही है और अक्सर आवाजें तभी गूंजती है जब वह ऊंचाई से कही जाती है, अर्जुन ने कहा। इसका मतलब यह आवाज वो जो मेघनाथ मंदिर की पहाड़ी है वहीं से आ रही है, समीर ने कहा। हाँ भाई वहीं से आ रही है, अर्जुन ने कहा। तो फिर वहां पर जल्दी चलो, पता नहीं मेरी तन्वी किस हाल में होगी, रुद्र ने कहा। हाँ चलते हैं, अर्जुन ने कहा। सभी लोग जिप्सी में बैठ जाते हैं और मेघनाथ मंदिर की पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने में लग जाते हैं। वह लोग बीच चढ़ाई तक चढ़े ही थे कि तभी अर्जुन जिप्सी चलाते चलाते रोक देता है। जिप्सी ऐसी जगह रुकी थी जहां पर उसे आजू बाजू दोनों साइड जंगल था। क्या हुआ अर्जुन, तूने जिप्सी क्यों रोक दी, रुद्र ने कहा। रुद्र आवाज गौर से सुन, यह आवाज पास से ही आ रही है, हम तन्वी के बहुत करीब हैं, अर्जुन ने कहा। यार मुझे लगता है ये जंगल जो तुम्हें दिख रहा है तन्वी की आवाज वहीं से आ रही है, समीर ने कहा। हाँ यार वहीं से आ रही है, पीयूष ने कहा। सभी लोग जिप्सी में से उतर जाते हैं और तन्वी की आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। तन्वी की आवाज धीरे धीरे और तेज होते जा रही थी। जंगल के अंदर काफी अंधेरा था जिस कारण किसी को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लिया था। हवाएं तेज चलने लग गई थी। तभी तन्वी की आवाज आनी बंद हो जाती है। सभी लोग चलते चलते रुक जाते हैं। यार ये तन्वी ने आवाज देना क्यों बंद कर दिया, समीर ने कहा। पता नहीं यार, अर्जुन ने कहा। तन्वी कहाँ पर हो तुम, देखो मैं आ गया, तन्वी आवाज दो मुझे, कुछ तो बोलो तन्वी, तुम कहाँ हो तन्वी, रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा। पर तन्वी का कोई जवाब नहीं आता है। तन्वी की आवाज आनी बंद हो गई थी। पीयूष अपने आसपास पेड़ पौधों पर टॉर्च मारने लगता है और पेड़ पौधों को देखने लग जाता है। ये पेड़ पौधों पर टॉर्च मारकर क्या देख रहा है मोटे, तुझे क्या लगता है वह चुड़ैल किसी पेड़ से चिपककर बैठी होगी, समीर ने कहा। नहीं यार, ये जगह ना जानी पहचानी लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर पहले आया हूँ, पीयूष ने कहा। अब ये मत बोलना तेरा पूर्ण जन्म हुआ है करण अर्जुन की तरह, समीर ने हंसते हुए कहा। नहीं यार, मजाक नहीं, सच में ये जानी पहचानी जगह लग रही है, पीयूष ने कहा। आई थिंक पीयूष ठीक कह रहा है, हम पहले भी यहाँ पर आए हैं, रुद्र ने कहा। कब, अर्जुन ने कहा। हाँ यार याद आया, उस बार जब अपन मेघ गांव की चाबी मेघनाथ मंदिर के अंदर चुराने आए थे तो अर्जुन और तू तो मंदिर के अंदर चले गए थे पर मैं तन्वी और रुद्र बाहर ही थे। तभी टाइगर खेलते खेलते जंगल के अंदर चला गया था और वह हमें यहाँ पर ले आया था, पीयूष ने कहा। पीयूष ठीक कह रहा है और फिर मैंने कहा था कि यह वही जगह है जहां पर मेरे सपने में गौरी माँ को लेकर आई थी, गौरी का पहले यहीं पर घर था, रुद्र ने कहा। फिर अब कहाँ है, अर्जुन ने कहा। पता नहीं, उस बार भी नहीं दिखा था पर मुझे याद है उसके घर के सामने एक बरगद का पेड़ था, रुद्र ने कहा। तो वह बरगद का पेड़ अब कहाँ है, समीर ने कहा। यार उस बरगद के पेड़ को यही आसपास ही कहीं होनी चाहिए, रुद्र ने कहा। तो ढूंढो बरगद के पेड़ को, हो सकता है तन्वी यहीं कहीं हो, अर्जुन ने कहा। हाँ हो सकता है, पीयूष ने कहा। सभी लोग बरगद का पेड़ ढूंढने लग जाते हैं। रात के अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा किसका पेड़ है। सभी लोग अलग अलग जगह बरगद के पेड़ को ढूंढने में लगे हुए थे। एक एक पेड़ पर टॉर्च मारते मारते पीयूष थक गया था पर अभी तक उसे बरगद का पेड़ नहीं मिला था। तभी टॉर्च मारते मारते पीयूष एक जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, रुद्र रुद्र। पीयूष की आवाज सुनकर सभी लोग भागते हुए उसके पास जाते और उसके पास आकर रुक जाते हैं। पीयूष अभी भी मूर्ति बनकर खड़ा हुआ था। क्या हुआ, तू इतनी जोर से चिल्लाया क्यों, समीर ने कहा। पीयूष कुछ जवाब नहीं देता है। कुछ बोलेगा भी, सांप वाप देख लिया क्या कोई, समीर ने कहा। पीयूष अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी को सामने मारते हुए कहता है, वह देखो। सभी उस टॉर्च की रोशनी की ओर देखने लग जाते हैं। पीयूष ने एक बरगद के पेड़ की तरफ रोशनी की थी और उस बरगद के पेड़ के नीचे एक लाल साड़ी पहनकर एक औरत लेटी हुई थी। उस औरत ने घूंघट कर रखा था जिस कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था।
तन्वी, रुद्र चिल्लाते हुए कहता है और अपने कदम तन्वी की तरफ बढ़ाने लग जाता है। तभी पीयूष उसे रोकते हुए कहता है, रुक जा रुद्र, यह भी तो हो सकता है कि यह तन्वी न हो, उसकी जगह मेघ की चुड़ैल छाया हो, आखिर उसे भी तो लाल जोड़े में ही जलाया गया था। पीयूष की बात सुनकर रुद्र रुक जाता है। रुद्र, समीर, पीयूष और अर्जुन चारों के चेहरे पसीने से भीग जाते हैं। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, लाल साड़ी पहनी हुई औरत के पास जाए या नहीं। तभी रुद्र फिर अपने धीरे धीरे कदम उस औरत के करीब बढ़ाने लग जाता है। रुक जा रुद्र, मत जा, वहां पर तेरी जान को खतरा हो सकता है। अर्जुन ने कहा। क्या कहा, जान को खतरा है? अब जान बची ही कहाँ है अर्जुन, मुझमें मेरी जान तो कब की किसी और की जान बन चुकी है। सब कुछ तो खो चुका हूं मैं अपना, और यदि तन्वी को बचाते बचाते मैं अपनी जान भी खो दूं तो मुझे कोई गम नहीं, खुशी तो रहेगी कि मेरी जान की जान बचाने में काम आए। रुद्र फिर अपने कदम उस लेटी हुई औरत के करीब बढ़ाने लग जाता है। रुद्र उस लेटी हुई लड़की के पास पहुंच जाता है। रुद्र एक हाथ से अपना टॉर्च पकड़ता है और दूसरे हाथ से उस लेटी हुई औरत का घूंघट उठाने लग जाता है। रुद्र, समीर, पीयूष, अर्जुन सभी के चेहरे पसीने की बूंदों से भर गए थे। रुद्र उस लड़की का घूंघट उठा लेता है और देखता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी तन्वी थी। रुद्र चिल्लाकर कहता है, तन्वी। जैसे ही रुद्र चिल्लाकर कहता है, तन्वी, अर्जुन, समीर और पीयूष भागते हुए तन्वी के पास आ जाते हैं। रुद्र दोनों हाथों से तन्वी का सिर पकड़ लेता है और अपने सीने से लगाने लगता है। उठो तन्वी, आंखें खोलो अपनी, उठो तन्वी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, रुद्र ने कहा। पर तन्वी कुछ जवाब नहीं देती है। अर्जुन तन्वी का हाथ पकड़ता है और देखता है कि तन्वी की नब्ज चल रही है या नहीं। क्या हुआ अर्जुन, नब्ज चल रही है या नहीं? समीर ने कहा। यार चल रही है, हमें जल्दी से तन्वी को यहां से लेकर जाना चाहिए। अर्जुन ने कहा। हाँ, हम अभी लेकर चलते हैं। इतना कहकर रुद्र खुद अकेला तन्वी को अपनी बाहों में उठा लेता है। जब रुद्र तन्वी को उठाता है तो अर्जुन देखता है कि तन्वी के एक हाथ से एक सफेद कागज नीचे जमीन पर गिर गया था। अर्जुन उस सफेद कागज को उठाकर अपनी पेंट की पीछे वाली जेब में रख लेता है और रुद्र के साथ साथ जिप्सी तक जाने लगता है। रुद्र तन्वी को लेकर जिप्सी में बैठता है। सभी लोग जिप्सी में बैठ जाते हैं। अर्जुन जिप्सी चालू करता है और वह लोग वहां से निकल जाते हैं। सुबह के 7 बज रहे थे। ठकुराइन अभी अभी नहा कर आई थी और तैयार होकर पूजा कर रही थी। ठकुराइन के हाथ में पीतल का एक लोटा था और उसे लेकर वह उनके गार्डन में लगे तुलसी के पौधे के पास जाती है और सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए पानी तुलसी के पौधे में डालने लगती है। ठकुराइन के घर का नौकर लालू ठकुराइन को ये सब करते हुए बड़े गौर से देख रहा था। जैसे ही ठकुराइन की पूजा खत्म होती है, लालू उनके पास जाता है और कहता है, जय महाकाल मालकिन। जय महाकाल, ठकुराइन ने कहा। हमें ना मालकिन, ये तुलसी का पौधा बड़ा चमत्कारी लगता है। क्या कहा, चमत्कारी लगता है? पर क्यों लालू? चमत्कारी तो लगेगा ही ना मालकिन, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, जब से ठाकुर साहब ने ये तुलसी का पौधा लगाया है तब से लेकर आज तक ये सूखा नहीं बना। अक्सर तुलसी के पौधे 4-5 साल बाद अपने आप सूख जाते हैं, पर यह एक ऐसा तुलसी का पौधा है जो दिन ब दिन हरा भरा होते जाता है और आज तक नहीं सूखा। हाँ लालू, ये बात तो है। ठाकुर साहब ने बड़ी ही श्रद्धा से ये तुलसी का पौधा लगाया था। शायद यह उसी का चमत्कार है कि यह आज तक नहीं सूखा। तुम्हारे ठाकुर साहब कहते हैं यही तुलसी का पेड़ है जो दास गांव और हमारी रक्षा कर रहे हैं, यही हमारे कर्ता धर्ता है, इसलिए इनकी पूजा करना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुलसी के पौधे की पूजा छूटनी नहीं चाहिए। हाँ वो तो है मालकिन, और वैसे भी तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है। हाँ सही कहा, चल अब बातें करना छोड़ लालू और कुछ काम कर ले, नाश्ते की तैयारी कर ले, बस उठते ही होंगे। जी मालकिन, इतना कहकर लालू किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाने लग जाता है। ठकुराइन खड़े खड़े तुलसी के पौधे को निहारने लग जाती है। अल्पविराम डॉट। उधर डॉक्टर माधवी रुद्र के घर में तन्वी का इलाज कर रही थी। तन्वी लेटी हुई थी और अभी भी बेहोश थी, उसको ग्लूकोज की बोतल लगाई गई थी। डॉक्टर माधवी इंजेक्शन तैयार करती है और तन्वी की कमर पर लगा देती है। डॉक्टर माधवी का तन्वी का चेकअप कर लिया था और वह उस कमरे से बाहर जाने लगती है। नीचे ही हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। जैसे ही रुद्र डॉक्टर माधवी को नीचे आता हुआ देखता है, वह सोफे पर से उठ जाता है और भागते हुए डॉक्टर माधवी के पास जाकर कहता है, अब कैसी है मेरी तन्वी की तबीयत? देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तन्वी को शाम तक होश आ जाएगा। डॉक्टर माधवी ने कहा। क्या कहा, शाम तक? इतनी लेट?
तन्वी ठीक तो है ना? रुद्र ने कहा। हाँ रुद्र, तन्वी बिल्कुल ठीक है। 2 दिन से कुछ न खाने की वजह से वह कमजोर हो गई है और मैंने ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ा दी है जिससे उसे कुछ ताकत मिल जाएगी। अच्छा फिर ठीक है, रुद्र ने कहा। चलिए फिर मैं चलती हूँ। यदि होश में आने के बाद तन्वी को कोई तकलीफ हो या परेशानी हो तो मुझे जरूर बुला लीजिएगा। जी मैं आपको जरूर बुला लूंगा, रुद्र ने कहा। डॉक्टर माधवी वहां से चली जाती है। डॉक्टर माधवी के जाने के बाद संतोष कहता है, रुद्र बेटा तुमने इंस्पेक्टर अजय को बताया कि नहीं कि तन्वी मिल गई है? चाचा मैं तो भूल ही गया था अजय को बताना। वो तन्वी बेहोश थी तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि अजय को भी इतला करनी है। तो जल्दी कर दो बेटा, तुम तो जानते हो अजय को कितना शक करता है तुम पर और तुम्हारे दोस्तों पर। यदि तुम्हारे बताने से पहले किसी और ने उसे बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आयशा ने कहा। आप फिक्र मत कीजिए चाची, मैं अभी उससे फोन करके बता देता हूँ। अजय और माखनलाल पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। अजय जब से पुलिस स्टेशन में आया था यही सोच रहा था कि सपने में जिस हॉस्पिटल में उसने गौरी को एक नवजात बच्चे के साथ देखा था वह हॉस्पिटल और मेघ का हॉस्पिटल सेम कैसे हो सकता है। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गौरी को सपने में देखने का क्या मतलब था और वह सपना उसे ही क्यों दिखा। अजय ने कई बार सोचा कि वह माखनलाल को इस बारे में बताए, पर फिर उसने खुद मना कर दिया। उसने सोचा यदि वह माखनलाल से कहेगा तो वह फिर भूत प्रेत चुड़ैल वाली बात करने लग जाएगा। बहुत सोचने के बाद अजय माखनलाल से कहता है, माखनलाल सुनो। जी साहब बोलिए, माखनलाल ने कहा। वो इतना बोलते ही अजय चुप हो जाता है। वो क्या साहब, आगे भी तो बोलिए, वो से मैं क्या समझूं? वो माखनलाल, तुम ऐसा करो कि पता करो कि मेघ गांव में जो पहले हॉस्पिटल था उसका इंचार्ज कौन था। पर क्यों साहब, उससे हमें क्या फायदा? माखनलाल सब चीजें फायदे के लिए नहीं की जाती, बस मैंने जितना पता करने के लिए कहा है उतना पता करो पहले, समझे? जी साहब, एक काम करना, गोंदिया के स्वास्थ्य कार्यालय में चले जाना। उन्हें जरूर पता होगा कि उनके जिले में किस गांव में कितने हॉस्पिटल थे और उनका इंचार्ज कौन था। जी साहब। अजय और माखनलाल बातें ही कर रहे थे कि तभी अजय का फोन बजने लग जाता है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, अजय फोन उठाते हुए कहता है। हेलो अजय, मैं रुद्र बोल रहा हूँ, फोन के अंदर से आवाज आती है। हाँ अजय, वो तन्वी मिल गई है। क्या कहा? तन्वी मिल गई है? पर कब? अजय ने हैरानी के साथ कहा। वो कल रात में। कहाँ पर? वो पहाड़ी वाले रास्ते के जंगल में। पर तन्वी वहां पर क्या कर रही थी यह मुझे कैसे पता होगा अजय? तन्वी अभी बेहोश है, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगा कि कब क्या कैसे हुआ। ठीक है मैं आता हूँ, कहते हुए अजय अपना फोन कट कर देता है। क्या हुआ साहब, बड़े परेशान लग रहे हैं, माखनलाल ने कहा। माखनलाल, तन्वी मिल गई है। क्या बात कर रहे हैं साहब, तन्वी मिल गई? पर आप फिर परेशान क्यों हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि तन्वी मिल गई है। माखनलाल, परेशान करने वाली बात तो है ना, क्योंकि हमें रुद्र पर शक था कि उसने तन्वी को गायब करवाया है और अब उसे ही तन्वी मिल गई है। चलो छोड़ो ये सब और जिप्सी निकालो रुद्र के घर जाने के लिए। अब वहां पर जाकर ही पता चलेगा कि माजरा क्या है। जी साहब। तन्वी को अभी भी होश नहीं आया था, वह बेड पर लेटी हुई थी। उस कमरे में तन्वी के साथ सिर्फ रुद्र तन्वी के बेड के पास जमीन पर बैठा हुआ था। वह तन्वी को देखे जा रहा था, उसके चेहरे पर से नजर ही नहीं हट रही थी। तभी वहां पर अर्जुन आ जाता है। रुद्र तू अभी तक यहीं पर बैठा है, फ्रेश नहीं हुआ? अर्जुन ने कहा। रुद्र अर्जुन की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, जिसे अपनी सुध-बुध का चैन न हो। रुद्र मैं कुछ पूछ रहा हूं, तू हाथ पैर धो ले, कब तक ऐसे यहां पर बैठा रहेगा? जब तक तन्वी को होश नहीं आ जाता अर्जुन तब तक, और जब तक मैं तन्वी के मुंह से अपना नाम नहीं सुन लेता मैं यहीं पर बैठे रहूंगा। रुद्र तन्वी को होश आ जाएगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है? पर पहले तू अपना तो ख्याल रख ले, तब तन्वी का ख्याल रख पाएगा ना। कल रात से तूने कुछ नहीं खाया, हाथ पैर धो ले, फिर नाश्ता भी कर लेना। नहीं अर्जुन, मुझे कुछ नहीं खाना, और प्लीज मुझे परेशान मत करो और कुछ देर के लिए मुझे और तन्वी को अकेला छोड़ दो, मैं उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ प्लीज अर्जुन। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, तेरी जिद के आगे कभी हमारी चली है क्या जो आज चलेगी? इतना कहकर अर्जुन उस कमरे से बाहर चले जाता है। उस कमरे में अब सिर्फ रुद्र और तन्वी थे। तन्वी बेड पर लेटी हुई थी और रुद्र तन्वी के पास बेड के नीचे बैठा हुआ था। रुद्र तन्वी को देखे जा रहा था और तन्वी बेड पर लेटी हुई थी। तभी अचानक से लाइट चली जाती है
और कमरे के अंदर गर्मी बढ़ने लग जाती है। तन्वी पसीने से भीग जाती है। रुद्र के समझ नहीं आता वह क्या करे। तभी वह देखता है कि बेड के पास ही एक टेबल रखा हुआ था जिस पर हाथ से चलाने वाला पंखा रखा हुआ था। रुद्र वह पंखा उठाता है और तन्वी को हवा करने लग जाता है। रुद्र अपने एक हाथ से तन्वी को पंखा दे रहा था और दूसरे हाथ से तन्वी के माथे पर पसीने से भीगे बालों को दूर करने लग जाता है। जब रुद्र तन्वी के माथे से उसके भीगे बाल हटाता है तो उसको याद आता है वह पल जब रुद्र बीमार था और तन्वी उसकी सेवा कर रही थी। रुद्र बेड के ऊपर लेटा था और तन्वी रुद्र के रूम की सफाई कर रही थी। क्या करते हो रुद्र, अपना जरा सा भी ख्याल नहीं रखते हो। बोला था बारिश का मौसम चल रहा है, छतरी रख लिया करो। पर नहीं, हमें तो सुनना ही नहीं है ना, तुम्हें तो हीरो बनना है बारिश में भीगक। तन्वी ने कमरे में झाड़ू लगाते हुए कहा। तन्वी अब तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूं, रुद्र ने बेड पर लेटे लेटे कहा। रुद्र, तबीयत तुम्हारी खराब होती है और जान मेरी निकल जाती है। मतलब तुम नहीं समझोगे। और देखो कितनी गंदगी फैला कर रखी है तुमने रूम पर। मुझे पहले ही बता देते कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं पहले ही आ जाती। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैं तुमसे मिलने आ गई, वरना मुझे तो तुम कभी बताते ही नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब है। और हाँ, बताओगे भी क्यों, मैं लगती क्या हूँ तुम्हारी। तन्वी, सॉरी बाबा, मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगी इसलिए नहीं बताया। हाँ सही कहा, मैं परेशान हो जाती और अब क्या हो रही हूँ, अब तो डबल परेशान हो रही हूँ। कभी सोचा है यदि ज्यादा तबीयत खराब हो जाती तो क्या होता। तन्वी ने कमरे का सारा कचरा एक जगह इकट्ठा करते हुए कहा। सॉरी बोला ना बाबा, अब क्या जान लोगी मेरी। हाँ वो भी ले लूंगी, पहले तुम्हारे अंदर जान तो आने दो। तन्वी वह कचरा पॉलिथीन में भरती है और डस्टबिन में डालकर अपने हाथ धोने लग जाती है। हाथ धोने के बाद वह किचन में जाती है और कुकर में से दलिया एक कटोरी में निकालती है। तन्वी रुद्र के पास जाती है और कहती है, चलो अब उठकर बैठो। पर क्यों? उठो तो बाबा, वो मुझसे उठा नहीं रहा। ठीक है, मैं मदद करती हूँ। तन्वी वह दलिया की कटोरी टेबल पर रखती है और अपने दोनों हाथों से रुद्र को पकड़कर बैठाने लग जाती है। तन्वी के बाल खुले हुए थे। जब तन्वी रुद्र के करीब जाती है तो वह बाल रुद्र के चेहरे पर आने लगने लग जाते हैं। रुद्र उन जुल्फों की खुशबू सूंघने लग जाता है और उस खुशबू को सूंघकर मदहोश हो जाता है और अपनी आंखें बंद करके उस खुशबू को महसूस करने लग जाता है। जब तन्वी देखती है कि रुद्र अपनी आंखें बंद करके कहीं खोया हुआ है तो तन्वी कहती है, यह क्या कर रहे हो रुद्र? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, रुद्र ने कहा। तन्वी टेबल पर रखी दलिया की कटोरी उठाती है और चम्मच से रुद्र को दलिया खिलाने लगती है। तभी रुद्र कहता है, क्या कर रही हो तन्वी, मेरा मुंह जलाने का इरादा है क्या? देख तो लो दलिया कितना गर्म है, अभी तक भाप निकल रही है। ठीक है बाबा, मैं ठंडा कर देती हूँ। तन्वी दलिया से भरे चम्मच को अपने होठ के करीब लाती है और फूंकने लगती है। फू फू। रुद्र तन्वी को दलिया फूंकते हुए देख रहा था। दलिया ठंडा करने के बाद तन्वी अपने हाथों से रुद्र को वह दलिया खिलाने लग जाती है। तन्वी बार बार दलिये पर फूंक मार रही थी और रुद्र को दलिया खिलाए जा रही थी। रुद्र का ध्यान दलिये पर न होने की जगह तन्वी पर था कि कैसे वह दलिये में फूंक मार रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो रुद्र? तन्वी ने रुद्र को दलिया खिलाते हुए कहा। देख रहा हूं कि मेरी होने वाली वाइफ अभी से कितनी मेरी सेवा कर रही है। कोई सेवा वेवा नहीं कर रही हूं मैं, तुम्हारी समझे, मैं तो बस अपना फर्ज निभा कर रही हूं। अच्छा जी हाँ, वो तो मैं बस ऐसा इसलिए कर रही हूं कि जब कभी मेरी तबीयत खराब हो तो तुम भी मेरी ऐसी ही सेवा करो। अरे इसकी फ्रिक क्यों कर रही हो तुम? मैं कभी तुम्हारी तबीयत ही खराब नहीं होने दूंगा, हमेशा अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा तुम्हें। अच्छा रुद्र, वैसे सोचकर देखो, मान लो तुम्हारी और मेरी शादी हो गई। अरे तन्वी, इसमें मानना क्या है, वह तो हो ही जाएगी। अरे मानो तो सही। ठीक है मान लिया। और शादी के बाद कभी मेरी तबीयत खराब हो गई तो घर का सारा काम तुम कर दोगे ना? हाँ कर दूंगा ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है। और यदि मम्मी जी ने कुछ बोला तो? तन्वी, मैं मम्मी को अच्छे से जानता हूँ, वह कुछ नहीं बोलेंगी। और कभी कभी ज्यादा काम करके यदि मैं थक गई तो तुम मेरे हाथ पैर भी दबा दोगे ना? रुद्र कुछ जवाब नहीं देता। रुद्र, बोलो, दबा दोगे ना मेरे हाथ पैर? तन्वी रुद्र पर दबाव बनाते हुए कहती है। हाँ तन्वी, सिर्फ हाथ पैर ही क्यों, यदि तुम बोलो तो मैं तो तुम्हारा गला भी दबा दूंगा। इतना कहकर रुद्र जोर जोर से हंसने लग जाता है। रुद्र, तुम ना रहने दो, हर बात पे तुम्हें मजाक सूझता है, कभी तुम सीरियस होते ही नहीं हो। तन्वी रुद्र को दलिया खिलाना बंद कर देती है। अरे तन्वी, दलिया तो खिला दो बाबा, भूख लग रही है, रुद्र ने कहा।
मुझे नहीं खिलाना, भगवान ने तुम्हें भी 2 हाथ दिए हैं, तुम खुद खा लो। अरे खा लेता, पर क्या करूं, हाथ बहुत दुख रहा है। तन्वी फिर से रुद्र को चम्मच से दलिया खिलाने लग जाती है। तन्वी रुद्र को दलिया खिला ही रही थी कि तभी लाइट चली जाती है, पर तन्वी रुद्र को दलिया खिलाते रहती है। लाइट चले जाने से कमरे के अंदर गर्मी बढ़ने लगती है और तन्वी का चेहरा पसीने से भीगने लग जाता है। तन्वी ने एक हाथ से दलिया की कटोरी पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से वह चम्मच से रुद्र को दलिया खिला रही थी, जिस कारण वह अपना पसीना नहीं पोंछ पा रही थी। जब रुद्र देखता है कि तन्वी का चेहरा पसीने से भीगने लगा है तो वह तन्वी के चेहरे पर पहले फूंक मारता है और तन्वी को पसीने से राहत देने की कोशिश करने लग जाता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता है, पसीना और बढ़ने लग जाता है। फिर रुद्र अपने हाथों से तन्वी के गाल पर का पसीना पोंछने लग जाता है। जैसे ही रुद्र तन्वी का गाल छूता है, तन्वी कहती है, ये क्या कर रहे हो रुद्र? रुद्र धीरे से कहता है, कुछ भी तो नहीं। रुद्र फूंक मारते हुए तन्वी के चेहरे पर का पसीना अपने हाथों से पोंछ लेता है। जब रुद्र तन्वी के गालों को स्पर्श करता है तो उसे एक अलग ही एहसास होता है। रुद्र तन्वी के हाथ से कटोरी लेता है और उसे साइड में रख देता है। तन्वी धीरे से कहती है, ये क्या कर रहे हो रुद्र? रुद्र फिर कहता है, कुछ भी तो नहीं। रुद्र तन्वी के हाथों से चम्मच भी ले लेता है और साइड में रख देता है। तन्वी फिर कहती है, ये क्या कर रहे हो रुद्र? कुछ भी तो नहीं, रुद्र ने कहा। रुद्र अपने दोनों हाथों से तन्वी का चेहरा स्पर्श करने लग जाता है और उसके गालों की कोमलता को महसूस करने लग जाता है। रुद्र अपने हाथों को तन्वी के गालों पर फेरने लग जाता है। ये क्या कर रहे हो? तन्वी ने धीरे से कहा। कुछ भी तो नहीं, रुद्र ने जवाब दिया। नहीं रुद्र, तुम कुछ नहीं बहुत कुछ कर रहे हो, तन्वी ने कांपते हुए कहा। कुछ भी तो नहीं, रुद्र ने धीरे से कहा। एपिसोड 116, रुद्र कुलदीप का आमना सामना जाता है। बताएगा लाइट आने पर भी तू कहाँ खोया है? अर्जुन ने कहा। कहीं नहीं यार, बस ऐसे ही, रुद्र ने कहा। वो नीचे चल, इंस्पेक्टर अजय और माखन लाल आ गए हैं, तुझे बुला रहे हैं। हाँ चल। रुद्र तन्वी के पास से उठता है और अर्जुन के साथ नीचे जाने लगता है। नीचे सभी लोग एक साथ खड़े हुए थे। तन्वी कहाँ पर है? अजय ने कहा। वो ऊपर वाले कमरे में है, अभी भी बेहोश है, उसे होश नहीं आया है, आयशा ने कहा। अच्छा, वैसे रुद्र अब तुम बताओगे तुम्हें तन्वी कैसे और कहां पर मिली? अजय ने कहा। वो हम लोग रात में बाहर जा रहे थे। रुद्र ने इतना ही कहा था कि तभी माखन लाल बीच में ही रुद्र को टोक देता है और कहता है, क्या कहा बाहर जा रहे थे? रात में कौन बाहर जाता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारे गांव में चुड़ैल घूमती है। माखन लाल, अजय ने चुप का इशारा करते हुए कहा। हाँ तो आगे बताओ रुद्र, अजय ने कहा। रुद्र अजय और माखन लाल को पूरी बात बता देता है कि तन्वी उन्हें कहां पर और कैसे मिली। तो तुम्हारा ये कहना है कि तन्वी तुम्हें गौरी का पहले जहां पर घर था वहां पर मिली? अजय ने कहा। हाँ अजय, रुद्र ने कहा। पर तन्वी वहां पर क्या कर रही थी? यह मुझे क्या पता होगा, ये तो उसी को पता होगा ना, रुद्र ने कहा। माखन लाल, बात कुछ जम नहीं रही। यदि मुजरिम ने तन्वी को कुछ किया नहीं, ना ही फिरौती के लिए कॉल आया, तो उसने तन्वी का किडनैप किया ही क्यों? पता नहीं साहब, यही बात मेरे समझ नहीं आ रही, माखन लाल ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं रुद्र की तन्वी का किडनैप तुमने ही किया हो, और जब मैं तुम पर और तुम्हारे दोस्तों पर शक करने लगा तो तुमने सोचा कहीं मैं फंस ना जाओ, इसलिए तन्वी को सही सलामत वापस घर ले चलते हैं, अजय ने कहा। अजय, ये जब देखो तुम मुझ पर शक क्यों करते रहते हो? किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो मुझसे? रुद्र ने कहा। मैं कहाँ रुद्र कोई दुश्मनी निकाल रहा हूँ, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ और हमारा काम है लोगों पर शक करना और मुजरिम के मुंह से सच उगलवाना। वैसे ये बताओ, तुमने महेंद्र सिंह को बताया कि नहीं बताया कि तन्वी मिल गई? वो तो हम बताना ही भूल गए, आयशा ने कहा। कमाल करते हैं आप लोग भी, जिसके घर की अमानत है उसे ही नहीं बताया कि उनकी अमानत मिल चुकी है। महेंद्र से तो आपके पुराने ताल्लुकात है ना, आपको तो यह उन्हें मुझे बताने से पहले ही बता देना चाहिए था, अजय ने कहा। वो हमारे दिमाग से ही निकल गई यह बात, मैं अभी उन्हें फोन करके यह बात बता देता हूँ, संतोष ने कहा। मेहरबानी होगी आपकी, अजय ने कहा। संतोष महेंद्र सिंह को फोन करता है। हेलो महेंद्र सिंह जी, संतोष ने कहा। जी संतोष जी बोले। फोन के अंदर से महेंद्र सिंह आवाज आती है। वो आपकी बहू तन्वी मिल गई है और वह अभी हमारे घर पर है। क्या कहा? हमारी बहुरानी मिल गई? ये तो बहुत अच्छी बात है, हम बस अभी यहाँ का काम खत्म करके निकलते हैं, हम शाम तक पहुँच जाएंगे वहाँ पर।
जी अच्छा, ठीक है, फिर आप आएगा, इतना कहकर संतोष फोन कट कर देता है। मैंने महेंद्र सिंह जी को बता दिया है, वह शाम तक आ जाएंगे, अभी किसी जरूरी काम से वह गोंदिया गए हैं, संतोष ने कहा। तो ठीक है, फिर हम भी निकलते हैं। जब तक तन्वी को होश नहीं आता हम केस की आगे तहकीकात नहीं कर सकते कि किसने उसे किडनैप किया था और 2 दिन तक वह कहां पर थी। जी ठीक है, आयशा ने कहा। अजय और माखन लाल वहां से चले जाते हैं। शाम हो गई थी और शाम के 7 बज रहे थे। रुद्र तन्वी के साथ ही उसके कमरे में बैठा हुआ था, पर तन्वी को अभी तक होश नहीं आया था। रुद्र के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बार बार यही सोचे जा रहा था कि तन्वी को अभी तक होश क्यों नहीं आया, कहीं उस चुड़ैल ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया। तभी अचानक से तन्वी की उंगलियां हिलने लग जाती है। तन्वी की उंगलियां हिलते हुए देख रुद्र खुश होने लगता है। पानी, तन्वी ने धीरे से कहा। तन्वी की आंखें अभी भी बंद थी। रुद्र झट से बेड के बगल में रखी टेबल के ऊपर की कांच की ग्लास उठाता है और तन्वी को अपने हाथों से लेटे लेटे पानी पिलाने लग जाता है। तन्वी की आंखें अभी भी बंद थी। रुद्र अपने हाथों से तन्वी को पानी पिला ही रहा था कि तभी उस कमरे में महेंद्र सिंह, कुलदीप, आयशा, संतोष और रुद्र के दोस्त आ जाते हैं। रुद्र को अपने हाथों से तन्वी को पानी पिलाते हुए देख कुलदीप को मन ही मन गुस्सा आने लगता है, पर जब वह तन्वी को सही सलामत देखता है तो अपने गुस्से को मार देता है और तन्वी के पास जाता है और तेज आवाज कहता है, तन्वी तुम ठीक तो हो ना? उठो तन्वी, कुछ जवाब दो। रुद्र अपनी हाथ की उंगली मुंह पर रखते हुए धीरे से कुलदीप से कहता है, चुप हो जाओ और धीरे बोलो, मेरी तन्वी आराम कर रही है। क्या कहा, मेरी तन्वी? ओ मिस्टर, तुम हो कौन और मेरी पत्नी को अपनी तन्वी क्यों बोल रहे हो? कुलदीप ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। जब कुलदीप ने ये कहा कि मेरी पत्नी को अपनी तन्वी क्यों बोल रहे हो, तब रुद्र को यह एहसास हो जाता है कि अब उसकी तन्वी किसी और की पत्नी बन चुकी है। रुद्र कुलदीप की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। कुलदीप बेटा, जल्दी करो, हमें जल्दी निकलना है। बहुरानी, कुछ जल्दी नींद में से उठाओ और चलो इस मनहूस गांव से, हमें यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रहना है, महेंद्र सिंह ने कहा। यह आप लोग क्या कह रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा तन्वी अभी बीमार है? रुद्र ने कहा। ओ मिस्टर, वह मेरी वाइफ है और मेरी मर्जी, मैं उसे जब चाहूं जहां चाहूं ले जाऊं। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? कुलदीप ने कहा। मैं उसका दोस्त हूं, समझे? दोस्त हो तो सिर्फ दोस्त ही रहो, समझे? तन्वी की ज्यादा फिक्र मत करो, समझे? उसका ख्याल रखने के लिए मैं हूं, कुलदीप ने कहा। तुम दोनों इस कमरे से बाहर निकलकर बात करोगे? दिख नहीं रहा तन्वी बीमार है और उसे आराम की सख्त जरूरत है और तुम दोनों हो कि झगड़ने पर लगे हो, अनन्या ने कहा। अनन्या को छोड़कर उस कमरे से सभी लोग बाहर चले जाते हैं। देखिए संतोष जी, आपने हमारी बहू का ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपनी बहू को यहाँ से ले जा रहे हैं। किसी और के घर पर रात भर बहू का रुकना ठीक नहीं। पर महेंद्र सिंह जी, ये किसी और का घर कहाँ? ये भी तो आपका ही घर है। बड़े भैया के साथ कितने अच्छे संबंध थे आपके, संतोष ने कहा। देखिए, आपका कहना ठीक है, पर आपको भी पता है अब आपका गांव सुरक्षित नहीं है। वह चुड़ैल आपके गांव में भटकती रहती है और हम बार बार अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। ये बात सुनकर आयशा को गुस्सा आ जाती है और कहती है, जी, जिसे अपनी बहू को ले जाना है ले जाए, हम भी यहाँ पर किसी की सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं। लोग तो तब भी नहीं आते जब घर में कोई गुजर जाता है। देख लिया है मैंने भी कि अब रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रखी है। जाओ कुलदीप बेटा, बहू को लेकर आओ, महेंद्र सिंह ने कहा। कुलदीप ऊपर वाले कमरे में जाता है और तन्वी को अपनी बाहों में उठाकर ले आता है। तन्वी अभी भी बेहोश थी। तन्वी को किसी और की बाहों में देखकर रुद्र मन ही मन जलने लग जाता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि तन्वी अब किसी और की हो गई थी। कुलदीप और महंत से तन्वी को लेकर वहां से चले जाते हैं। रुद्र, अर्जुन, समीर, पीयूष और अनन्या एक ही साथ एक कमरे में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। यार, तुम लोगों को नहीं लगता कि ये तन्वी का जो ससुर है बहुत खड़ूस है? अनन्या ने कहा। इसमें लगने वाली क्या बात है, वह तो दिख ही गया आज। एक बार भी नहीं सोचा तन्वी बीमार है और उसे अभी तक होश नहीं आया है, वह कैसे उसे ले जा सकते हैं? समीर ने कहा। खड़ूस नहीं, जालिम है उसका ससुर, तभी तो 19 साल पहले मेघ में एक औरत को जिंदा जला दिया था, रुद्र ने कहा। कहीं यह उन्हीं तीनों सरपंच में से एक तो नहीं? पीयूष ने कहा। एक ही तो है, भूल गया, ये दास गांव के सरपंच है, रुद्र ने कहा। तो इसका मतलब इन्होंने ही छाया को जलाया था? तो यार, हम इनसे क्यों नहीं पूछते कि इसने छाया को क्यों जलाया था?
हो सकता है हम उसे मुक्ति दिला दे और वह ये सब खून करना बंद कर दे, अर्जुन ने कहा। यार, तुम्हें क्या लगता है हम उससे पूछेंगे और वह बता देगा कि उसने छाया को क्यों जलाया था? इतना आसान नहीं है उसके मुंह से सच उगलवाना, वो कभी नहीं बताएगा कि उसने छाया को क्यों जलाया था, रुद्र ने कहा। तो हम इसमें अजय की मदद क्यों नहीं लेते? अनन्या ने कहा। अजय भी हमारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि गांव में कोई भी सरपंच के विरुद्ध नहीं जाएगा और सरपंच के पास बहुत पावर है, वह रातों रात अजय का तबादला करवा सकता है, रुद्र ने कहा। तो फिर हम क्या करें? पीयूष ने कहा। इंतजार, सही वक्त आने का इंतजार। जब तक खुद पर नहीं बीतती ना तो कुछ समझ नहीं आता कि सामने वाले को कितना दर्द हुआ है। एक दिन वह खुद अपने मुंह से सारी सच्चाई उगलेगा। ला अब मुझे सिगरेट दे अर्जुन, रुद्र ने कहा। क्या कहा? सिगरेट? अब तू घर में सिगरेट पिएगा? पीयूष ने कहा। रुद्र, कम कर यार, थोड़ा सिगरेट पीना वरना मर जाएगा, अनन्या ने कहा। मर तो कब का गया हूं अनन्या, उसी वक्त जब तन्वी किसी और की बन गई, रुद्र ने कहा। अर्जुन अपनी जेब में सिगरेट का पैकेट देखने लग जाता है। जब वह अपनी पेंट की पीछे वाली जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ में एक कागज आता है। वह मन ही मन सोचने लगता है ये कौन सा कागज है। अर्जुन उस कागज को अपनी जेब में से बाहर निकालता है और देखने लगता है, पर उससे पहले ही पीयूष उसके हाथ से वह कागज छीन लेता है और कहता है, अरे जरा हमें भी तो बता, भाभी की तस्वीर। जब पीयूष वह तस्वीर देखता है तो हैरानी के साथ कहता है, यार ये किसकी बचपन की फोटो है, लग तो रुद्र की तरह रहा है। दिखा दिखा, सभी एक एक करके वह फोटो देखने लगते हैं। उस फोटो में रुद्र स्कूल की ड्रेस में था और उसकी उम्र करीब 7 साल होगी। यार, ये रुद्र की फोटो तेरे पास कहाँ से आई? अनन्या ने कहा। अर्जुन याद करते हुए कहता है, यार याद आया, वो जब रुद्र तन्वी को पहाड़ी वाले रास्ते पर से उठा रहा था तो उसके हाथ में से यह गिरा था, तो मैंने इसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। जरा दिखाना फोटो, रुद्र ने कहा। रुद्र जब उस फोटो को देखता है तो कहता है, यार ये तो वही फोटो है। यही फोटो का मतलब, समीर ने कहा। यार, एक बात है जो अजय ने मुझे किसी को भी बताने से मना किया था, पर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। पिछली बार जब तुम लोग आए थे तो अजय और माखन लाल उस भिखारी की झोपड़ी में गए थे और वहां उसकी झोपड़ी के अंदर उन्हें एक संदूक मिली थी और उसके अंदर से उन्हें यह मेरी बचपन की फोटो मिली थी। क्या कहा? तेरी बचपन की फोटो? पर तेरी बचपन की फोटो उस भिखारी के पास क्या कर रही थी? अनन्या ने कहा। पता नहीं यार, रुद्र ने कहा। उस भिखारी के पास क्या कर रही थी ये सब छोड़ो, ये सोचो ये फोटो तन्वी के हाथ में क्या कर रही थी, वह इस फोटो के साथ क्या करने वाली थी? अर्जुन ने कहा। यार, और भी हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह फोटो तो अजय ने अपने पास सबूत के तौर पर रखी थी। ये तन्वी के पास कैसे पहुंची? वह कब पुलिस स्टेशन गई? रुद्र ने कहा। मुझे लगता है हम ये फोटो अजय को वापस कर देना चाहिए, समीर ने कहा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार हो सकता है इस फोटो का रुद्र के साथ कोई कनेक्शन हो, हमें इसे अपने पास रखना चाहिए, अर्जुन ने कहा। पर इस फोटो का क्या कनेक्शन हो सकता है रुद्र के साथ? पीयूष ने कहा। वह तो अब वक्त आने पर पता चलेगा, रात हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। हाँ ठीक कहा, अनन्या ने कहा। अनन्या स्वाति के कमरे में सोने चली जाती है और बाकी सब लोग रुद्र के कमरे में सो जाते हैं। रात के 12 बज रहे थे और महेंद्र सिंह अपने घर में हिलने वाली कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, जो बार बार आगे पीछे झूल रही थी। कमरे की लाइट बंद थी जिस कारण कमरे के अंदर काफी अंधेरा था। महेंद्र सिंह की आंख लगी हुई थी, तभी उसकी आंखों में वह दृश्य घूमने लग जाता है जब उसने बलमाटोला और मेघगांव के सरपंच और अपने साथियों के साथ मिलकर छाया को जलाया था। महेंद्र सिंह देखता है कि उसके कुछ आदमी छाया की साड़ी उतारकर उसे बरगद के पेड़ से बांध देते हैं और मिट्टी का तेल उसके ऊपर डालकर उसे अग्नि के हवाले कर देते हैं। छाया बार बार चीख रही थी, छोड़ दो मुझे, मुझे मत जलाओ, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। छाया का जलता हुआ शरीर बार बार महेंद्र सिंह की आंखों में घूम रहा था। उसकी बचाओ बचाओ की चीखें महेंद्र सिंह के कानों में गूंजने लग जाती है। छाया जलने लगती है और उसके साथ वह बरगद का पेड़ भी जल जाता है जिससे छाया को बांधा गया था। छाया के जलते वक्त उसके मुंह से बोले गए आखिरी शब्द साधु 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 महेंद्र सिंह के कानों में गूंजने लगते हैं। साधु साधु की आवाजें महेंद्र सिंह के कानों में बार बार गूंज रही थी। तभी अचानक से महेंद्र सिंह की नींद खुल जाती है और वह सोचने लगता है, इतने सालों बाद ये सपना मुझे क्यों दिखा और उस चुड़ैल की आवाजें क्यों गूंज रही हैं मेरे कानों में।
कहीं वो आजाद तो नहीं हो गई। सपने में छाया को जलता हुआ देखकर महेंद्र सिंह बहुत डर गया था। डर के कारण उसका गला सूखने लग जाता है। महेंद्र सिंह कुर्सी पर से उठता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। जैसे ही वह कमरे से बाहर जाता है वह देखता है जिस कुर्सी पर वह बैठा था वह कुर्सी अपने आप हिलने लग गई थी। कुर्सी आगे पीछे हिल रही थी, उसकी हिलने की आवाजें महेंद्र सिंह को साफ सुनाई दे रही थी। महेंद्र सिंह सोचने लगता है कि यह कुर्सी अपने आप कैसे हिलने लग गई, अभी तो थोड़ी देर पहले तो ठीक थी। महेंद्र सिंह उस कमरे से बाहर चले जाता है और पानी पीने लगता है। जब वह पानी पी रहा था तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसके कान में साधु बोला हो। महेंद्र सिंह पीछे मुड़कर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। महेंद्र सिंह सोचने लगता है कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। महेंद्र सिंह अपने कमरे की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे चुड़ियों की खनखनाने की आवाज सुनाई देने लगती है। चुड़ियों के खनखनाने की आवाज लगातार तेज होते जा रही थी। महेंद्र सिंह सोचने लगता है कहीं मेघ की चुड़ैल उसके घर के अंदर तो नहीं आ गई। महेंद्र सिंह के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको लगता है हवेली सुनसान होने के कारण उसे ये सब महसूस हो रहा है। खन 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 चुड़िया खनकने की आवाज अभी भी उसे सुनाई दे रही थी। चुड़िया खनकने की आवाजें और तेज हो जाती है। तभी अचानक से महेंद्र सिंह को लगता है कि कोई पायल पहनकर उसके पीछे से भागकर गया है। छन 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 की आवाज सुनाई देती है। जब महेंद्र सिंह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक से कहीं से लाल साड़ी पहने एक औरत आ जाती है और सीढ़ियों के ऊपर भागने लगती है। जब महेंद्र सिंह उस औरत को भागते हुए देखता है तो दंग रह जाता है और सोचने लगता है ये कौन है, कौन है, ऊपर कौन है। महेंद्र सिंह डरते हुए आवाज लगाते हैं पर कोई जवाब नहीं आता है। फिर से चुड़िया खनकने की आवाज आती है, खन खन खन। महेंद्र सिंह धीरे धीरे अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाने लग जाता है और सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे वह सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था चुड़ियों बजने की आवाज महेंद्र सिंह के करीब आते जा रही थी। महेंद्र सिंह सीढ़ियां चढ़ते वक्त यही सोच रहा था, इतनी रात में चुड़ियां पहनकर ऊपर कौन घूम रहा होगा। महेंद्र सिंह डरते डरते सीढ़ियां चढ़ जाता है। जब वह ऊपर पहुंचता है तो देखता है अंधेरे में लाल साड़ी पहने तन्वी खड़ी हुई थी। तन्वी महेंद्र सिंह को देखकर हंसने लगती है। तन्वी बेटा तुम, महेंद्र सिंह ने कहा। जैसे ही महेंद्र सिंह ने तन्वी का नाम लिया तन्वी वहां से भागने लगती है। रुको तन्वी बेटा, रुको, कहाँ जा रही हो, महेंद्र सिंह ने तन्वी को आवाज लगाते हुए कहा। पर तन्वी महेंद्र सिंह की बात नहीं सुनती है और वहां से भागने लगती है। महेंद्र सिंह तन्वी का पीछा करने लग जाते हैं। घर की सारी लाइटें बंद थी जिस वजह से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। महेंद्र सिंह तन्वी का पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते अचानक से एक बड़ी सी कांच की खिड़की आती है और तन्वी उसमें घुसकर गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे तन्वी खिड़की में से घुसकर दूसरी साइड निकल गई हो। महेंद्र सिंह सोचने लग जाता है अचानक तन्वी कहाँ गायब हो गई। महेंद्र सिंह खिड़की के पास जाता है और खिड़की का कांच खोलकर खिड़की के बाहर देखने लग जाता है। रात होने की वजह से बाहर बहुत अंधेरा था। महेंद्र सिंह को गार्डन में ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे लगता है यह उसका सिर्फ वहम था, इसलिए वह वापस से खिड़की का कांच लगाने लग जाता है। जब वो खिड़की का कांच लगा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र गार्डन के बाहर लगे दरवाजे पर पड़ती है और वह देखता है कि दरवाजे के पास तन्वी लाल साड़ी पहनकर खड़ी हुई थी। तन्वी के बाल खुले हुए थे और वह महेंद्र सिंह को ही घूरे जा रही थी। तन्वी की आंखें लाल हो गई थी। महेंद्र सिंह सोचने लग जाता है एकदम से तन्वी वहां पर कैसे पहुंच गई, वह तो अभी घर के अंदर थी। महेंद्र सिंह पूरी तरह पसीने से भीग जाता है। पानी पीने के बावजूद फिर से उसका गला सूखने लग गया था। तभी अचानक से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। महेंद्र सिंह सोचने लगता है मेरे कंधे पर किसका हाथ है। महेंद्र सिंह धीरे धीरे अपनी मुड़ी पीछे घुमाने लग जाता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे कुलदीप खड़ा हुआ था। पापा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुलदीप ने महेंद्र सिंह से पूछा। वो बेटा, महेंद्र सिंह ने घबराते हुए कहा। वो क्या पापा? वो बेटा, बाहर तन्वी खड़ी है। क्या कहा, तन्वी खड़ी है? कहाँ पर पापा? कुलदीप ने हैरानी के साथ कहा। वो देखो बेटा, महेंद्र सिंह ने हाथ से बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुलदीप बाहर खिड़की के बाहर देखने लग जाता है पर उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता है।
कहाँ पर कोई खड़ा है पापा? वहां पर तो कोई नहीं है, और वैसे भी तन्वी वहां पर कैसे हो सकती है? वह तो मेरे कमरे में आराम कर रही है, उसे होश नहीं आया है अभी तक पापा। नहीं बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ, तन्वी यहीं थी बाहर गेट के पास। पापा ये सब आपके मन का वहम है और कुछ नहीं, आप मेरे साथ चलिए मेरे कमरे में, मैं आपको दिखाता हूँ तन्वी कहाँ पर है। कुलदीप महेंद्र सिंह का हाथ पकड़ता है और अपने कमरे में ले जाने लगता है। कुलदीप और महेंद्र सिंह उसके कमरे के पास पहुंच जाते हैं। वो देखिए पापा, तन्वी अभी तक लेटी हुई है, उसे कहाँ होश आया है और आप कह रहे हैं कि वह बाहर खड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है? पर बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने देखा था तन्वी को गार्डन के गेट के पास। पापा ये सब आपके मन का वहम है और कुछ नहीं, और वैसे भी आज हम गोंदिया भी गए थे ना, तो आप बहुत थक गए होंगे। हो सकता है ये थकान के कारण ही हो रहा हो, आप जाए और सो जाए, पूरी नींद होगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। हाँ बेटा, शायद तुम ठीक कह रहा है, मुझे सोने चले जाना चाहिए। इतना कहकर महेंद्र सिंह अपने कमरे की तरफ जाने लगता। महेंद्र सिंह चलते चलते सोचने लगता है कि ये थकान की वजह से नहीं हो रहा है, जरूर कुछ और बात है, यह मेरा भ्रम नहीं हो सकता। मुझे कल पुजारी जी से इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी, कहीं वह चुड़ैल मेरे घर में तो नहीं आ गई। महेंद्र सिंह अपने कमरे में जाता है और ठकुराइन के बगल में लेटकर सो जाता है। सुबह के 10 बज रहे थे। ठकुराइन खाने की तैयारी कर रही थी और महेंद्र सिंह अपने नौकर लालू के साथ मेघनाथ मंदिर गया हुआ था। कुलदीप अभी अभी नहाकर आया था और कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल जमा रहा था। तन्वी अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। तभी तन्वी की हाथ की उंगली हिलने लगती है और उसे होश आ जाता है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि कुलदीप आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल जमा रहा था। पानी पानी, तन्वी ने कहा। जब कुलदीप तन्वी की आवाज सुनता है तो उसी वक्त कंघी को नीचे रख देता है और तन्वी के पास जाता है। तन्वी, तुम्हें होश आ गया तन्वी? कुलदीप ने कहा। पानी पानी, तन्वी ने कहा। हाँ, बस 2 मिनट अभी देता हूँ। कुलदीप गिलास में पानी निकालता है और तन्वी को अपने हाथों से पिलाने लग जाता है, पर तभी तन्वी धीरे से उठती है और कुलदीप के हाथ से गिलास लेकर पानी पीने लग जाती है। अरे तन्वी, तुम तकलीफ क्यों कर रही हो, मैं पिला रहा था ना। तन्वी कुलदीप के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। अब तुम ठीक हो ना तन्वी? कुलदीप ने कहा। हाँ कुलदीप, अब मैं ठीक हूँ, तन्वी ने धीरे से कहा। भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, उन्होंने तुम्हें ठीक कर दिया, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। कुलदीप, तुम ना बहुत फिक्र करते हो मेरी, इतनी फिक्र मत किया करो। अब हम सफर बनाया है तो फिक्र तो करनी ही पड़ेगी ना, अपने जीवन साथी को ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकता हूँ। कुलदीप के ये कहते ही अचानक से तन्वी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे तन्वी को कुलदीप का उसे जीवन साथी कहना पसंद नहीं आया हो। अरे कुलदीप बेटा, तन्वी को होश आ गया? ठकुराइन ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। हाँ माँ, आ गया, कुलदीप ने कहा। अब कैसी है बहू तुम्हारी तबीयत? ठीक है आंटी जी। आंटी जी नहीं बेटा, मम्मी बोलो हमें, बहू हो तुम हमारी। सॉरी मम्मी जी, वो नए नए रिश्ते हैं ना, तो गलती से मुंह से निकल गया आंटी। कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अरे, जिस काम के लिए मैं आई थी वह तो भूल ही गई। वो कुलदीप बेटा, इंस्पेक्टर अजय आए हैं और उन्हें तन्वी से कुछ सवाल पूछने हैं। माँ आप उन्हें ऊपर ही बुला लीजिए ना, तन्वी को अभी अभी तो होश आया है, वह कैसे नीचे जा सकती है। ठीक है बेटा, मैं उन्हें ऊपर लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद ठकुराइन अजय को ऊपर तन्वी के कमरे में लेकर आती है। जब अजय तन्वी को देखता है तो कहता है, फिर से मिलकर अच्छा लगा मिस तन्वी जी। क्या कहा फिर से मिलकर? मतलब आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? कुलदीप ने हैरानी के साथ कहा। तन्वी कुलदीप की बात का कुछ जवाब नहीं देती है। तन्वी, मैंने पूछा कि क्या तुम पहले से इंस्पेक्टर अजय को जानती हो? कुलदीप ने कहा। कुलदीप, इस बारे में हम अकेले में बात करते हैं ना, मैं तुम्हें बाद में सब बताती हूँ। तन्वी ने कहा। ठीक है, कुलदीप ने कहा। आप दोनों को जो बातें करनी हो कर लेना, पर मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है, जिस काम के लिए मैं आया था वह मैं कर लूँ। अजय ने कहा। हाँ क्यों नहीं, कुलदीप ने कहा। तो तन्वी, क्या तुम बताओगी तुम्हारा किसने किडनैप किया था? अजय ने कहा। क्या कहा, मेरा किडनैप हुआ? पर कब? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। तन्वी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? आज से 2-3 दिन पहले तुम्हारी और कुलदीप की रिसेप्शन पार्टी थी और वहां पर अनन्या ने जैसे ही तुम्हें गले लगाया, लाइट चली गई थी और तुम गायब हो गई। बताओ तन्वी, क्या तुम्हें गायब करने में अनन्या का हाथ था?
ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? अनन्या ऐसा क्यों करेगी? वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वह मेरे लिए खुद की जान दे सकती है लेकिन मेरी जान नहीं ले सकती, समझे आप? तन्वी ने गुस्से में कहा। तो फिर किसने किडनैप किया था तुम्हारा? तन्वी, 2 दिन तक तुम कहाँ गायब थी? अजय ने पूछा। क्या कहा मैं गायब थी? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मुझे बस इतना याद है उस रात रिसेप्शन पार्टी में मैंने अनन्या को गले लगाया था, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। तन्वी ने अपने सिर पर जोर देते हुए कहा। करने की कोशिश करो तन्वी, कुछ तो याद आएगा, अजय ने कहा। तन्वी याद करने की कोशिश करने लगती है पर उसे कुछ याद नहीं आता है। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फट जाएगा। तन्वी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। रिलैक्स तन्वी, रिलैक्स, यदि कुछ याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, अभी बस कुछ याद करने की कोशिश मत करो, कुलदीप ने कहा। इंस्पेक्टर अजय, आई थिंक तन्वी को कुछ याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था और उसे अभी अभी होश आया है, हो सकता है वह टाइम ले ठीक होने में और गुजरते वक्त के साथ उसे सब याद आ जाए, कुलदीप ने कहा। हाँ ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, यदि तन्वी को कुछ भी याद आए तो मुझे जरूर बताएगा, हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि तन्वी 2 दिन तक कहाँ गायब थी, हो सकता है हम उस साइको किलर तक पहुँच जाए जो लोगों की नाभि गायब करके उन्हें मार रहा है मेघ की चुड़ैल की आड़ में, कुलदीप ने हैरानी के साथ कहा। तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या कुलदीप? लगता है किसी ने कुछ तुम्हें बताया नहीं, यहाँ पर आसपास के गांव में एक साइको किलर घूम रहा है जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मारकर उनकी नाभि अपने साथ ले जाता है। पर वह साइको किलर नाभियों का क्या करता होगा, इसकी तो मार्केट में बिक्री भी नहीं होती है। किडनी गायब करता तो उससे आप अंदाजा लगा सकते थे कि पैसों के लिए वह ये सब कर रहा है, पर नाभि गायब करके उसे क्या फायदा होगा, वह उनका क्या करेगा, कुलदीप ने कहा। वही तो पता करना है कुलदीप, और तुम्हें पता है गांव वालों को लगता है कि यह सब मेघ की चुड़ैल कर रही है जिसे 19 साल पहले जला दिया गया था। क्या तुम भरोसा करते हो चुड़ैल पर? क्या कहा चुड़ैल? कुलदीप हंसते हुए कहता है। इंस्पेक्टर अजय, हम 20वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता हूँ। अच्छी बात है, काश गांव के सभी लोग ये समझ जाते तो आसानी होती केस सॉल्व करने में। खैर छोड़ो इन सब बातों को, उस साइको किलर को तो मैं पकड़ ही लूंगा, अब मैं चलता हूँ, अजय ने कहा। ठीक है फिर, कुलदीप ने कहा। अजय के साथ है ठकुराइन भी कमरे से बाहर चली जाती है। ठकुराइन के जाते ही कुलदीप तन्वी के पास जाकर बैठ जाता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है। अब तुम ठीक हो ना तन्वी? हाँ कुलदीप, मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, सिर अभी भी बहुत भारी भारी लग रहा है। ठीक है तन्वी, तुम आराम करो। कुलदीप तन्वी के पास से उठता है, उसे चादर ओढ़ाकर गुड बाय कहते हुए वहां से जाने लगता है। कमरे से बाहर जाते जाते वह यही सोच रहा था कि आखिर तन्वी इंस्पेक्टर अजय को पहले से कैसे जानती है। क्या तन्वी पहले इस गांव में आ चुकी है? यदि हाँ तो उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? कुछ ऐसे ही सवाल कुलदीप के दिमाग में घूम रहे थे। अजय कुलदीप के घर से बाहर ही निकला था कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। अब किसका कॉल आ गया? जब देखो बजता ही रहता है, अजय ने खुद से कहा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हाँ माखन लाल, बोलो। जय हिंद साहब, फोन के अंदर से आवाज आती है। जय हिंद माखन लाल, अब आगे बोलो। माखन लाल, क्यों फोन लगाया है? वो साहब आपने बोला था ना मेघ गांव के हॉस्पिटल की ब्रांच पता करने के लिए। हाँ तो पता चला क्या? किसके अंडर में था वह हॉस्पिटल? हाँ साहब पता चल गया। तो अब चुप क्यों हो माखन लाल, जल्दी बताओ कौन सी ब्रांच थी? शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या? वो साहब अपना गोंदिया वाला चिरायु हॉस्पिटल है ना, उसी की एक ब्रांच थी पहले मेघ गांव में। कहीं तुम उसी चिरायु हॉस्पिटल की बात तो नहीं कर रहे जहां पर डा माधवी काम करती है? हाँ उसी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ साहब। चिरायु हॉस्पिटल की पहले मेघगॉव में ब्रांच थी, पर जब मेघगॉव को बंद किया गया तो वह हॉस्पिटल भी बंद हो गया। अच्छा तो एक काम करो माखन लाल, चिरायु हॉस्पिटल के हेड से मिलकर पूरा डाटा निकलवाओ कि जब उनकी मेघगांव में एक ब्रांच थी तो वहां पर कितनी नर्सेस और कितना स्टाफ काम किया करता था। साहब ये डाटा तो मैं निकलवा लूंगा, पर पहले आप बताएंगे कि हम वह डाटा निकलवा कर करेंगे क्या? इससे हमें क्या लेना देना कि पहले मेघ के हॉस्पिटल में कौन कौन काम किया करता था? माखनलाल, मैंने जितना कहा तुम उतना करो, समझे? यदि मेरा अंदाजा ठीक निकला तो वक्त आने पर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ठीक है साहब, मैं पता करता हूँ। इतना कहकर माखनलाल फोन रख देता है। महेंद्र सिंह अपने नौकर लालू के साथ मेघनाथ मंदिर पहुंच गया था। मंदिर के अंदर सिर्फ निर्मल पुजारी जी बैठे हुए थे। महेंद्र सिंह उनके पास जाता है और कहता है,
जय महाकाल पुजारी जी। जय महाकाल ठाकुर साहब, कहिए कैसे आना हुआ। निर्मल पुजारी ने कहा, इंसान तो अक्सर दो ही कारण से भगवान की शरण में आते हैं, पहला जब उन्हें मन की शांति चाहिए हो और दूसरा जब वह किसी मुसीबत में हो। तो आप दूसरे कारण से आए हैं। आप तो अंतर्यामी है पुजारी जी, सब जानते हैं, कुछ तो हल बताए समस्या का। पहले आप बात तो बताए ठाकुर साहब की हुआ क्या है। निर्मल पुजारी ने कहा, आपको तो याद ही होगा जब पिछली बार मैं आया था तो मेरी बहू लापता थी और आदित्य पुजारी जी ने कहा था कि उसको मेघ की चुड़ैल ने ही गायब किया है। तो अब मेरी बहू मिल गई है, पर मुझे शक है कि उसके अंदर उस चुड़ैल का साया है, क्योंकि 2 दिन तक वह उसके साथ रुक कर आई है। क्या कहा, चुड़ैल का साया? निर्मल पुजारी ने हैरानी के साथ कहा। हाँ पुजारी जी, कल रात जो मैंने देखा वह मैं आपको बता नहीं सकता, महेंद्र सिंह ने कहा। ऐसा क्या देख लिया ठाकुर साहब आपने? निर्मल पुजारी ने कहा, कल रात मैंने अपनी बहुरानी यानी तन्वी को खिड़की के आर पार जाते हुए देखा। थोड़ी देर पहले वह घर के अंदर थी और फिर अचानक से गार्डन के पास वाले दरवाजे के पास आ गई। मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरी बहू ही थी, पर तभी मेरा बेटा वहां पर आ गया और उसने कहा कि तन्वी तो उसके कमरे में सो रही है। जब मैं उसके साथ उसके कमरे में गया तो वह सच में वहां पर सो रही थी। मेरे यही बात समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं मेरी बहू के अंदर मेघ की चुड़ैल की तो नहीं? नहीं ठाकुर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेघ का दूसरा दरवाजा बंद है और हमने आपसे कहा था ना कि जब तक दूसरा दरवाजा नहीं खुलता वह आपके गांव में नहीं आ सकती। तो आप ये बताएं कि वह चुड़ैल आपकी बहू के अंदर कैसे हो सकती है? पर जो मैंने देखा फिर वह क्या था? वह आपका वहम भी हो सकता है, पर फिर भी मैं आपकी मन की शंका दूर करने के लिए आपको भोलेनाथ का प्रसाद देता हूँ। ये जाकर आप अपनी बहू को खिला दीजिएगा। अगर उसने ये खा लिया तो ठीक है, पर यदि नहीं तो समझ जाए उस चुड़ैल की ताकत बहुत बढ़ गई है। निर्मल पुजारी जी ने ठाकुर साहब को तिल का प्रसाद देते हुए कहा। ठीक है पुजारी जी, मैं जाकर यह अपनी बहू को खिलाता हूँ, महेंद्र सिंह ने कहा। लालू जब से आया था तब से वह मंदिर के आजू बाजू चारों तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। क्या देख रहे हो लालू? निर्मल पुजारी ने कहा। वो पुजारी जी, आदित्य पुजारी जी और नीरज पुजारी जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, लालू ने कहा। वो बलमाटोला गांव गए हैं। क्या कहा? बलमाटोला गांव पर क्यों पुजारी जी? महेंद्र सिंह ने कहा। सुना है कि आपके और बलमाटोला गांव में जो कलावे बांधे गए थे उन्हें खोलकर किसी ने बलमाटोले के तालाब में ही फेंका था। अब इसी का रहस्य सुझाने गए हैं वहां। अच्छा, महेंद्र सिंह ने कहा। जी, निर्मल पुजारी ने कहा। ठीक है पुजारी जी, फिर हम निकलते हैं। जय महाकाल, महेंद्र सिंह ने कहा। जय महाकाल, निर्मल पुजारी ने कहा। महेंद्र सिंह और लालू मेघनाथ मंदिर से चले जाते हैं। अर्जुन, रुद्र, समीर, पीयूष और अनन्या छत पर खड़े हुए थे और बातें कर रहे थे। यार तुम्हें क्या लगता है तन्वी को अभी तक होश आया होगा कि नहीं? अनन्या ने कहा। यार अभी तक तो आ गया होगा, अर्जुन ने कहा। तो हम उसके घर चले क्या? उससे मिलने, उससे बात भी हो जाएगी और उससे पूछ भी लेंगे कि उसने हमें बिन बताए किसी और से शादी क्यों की, और की भी तो रुद्र के गांव के पास जो गांव है वहीं पर क्यों की? अनन्या ने कहा। यार चल तो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता अभी उसके घर जाना ठीक होगा, समीर ने कहा। हाँ समीर ठीक कह रहा है, तू क्या बोलता है? रुद्र कब चले तन्वी के ससुराल? पीयूष ने रुद्र को छेड़ते लेते हुए कहा। रुद्र पीयूष की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। सभी लोग छत पर खड़े होकर बातें ही कर रहे थे कि तभी अर्जुन देखता है कि गांव की बहुत सारी भीड़ रुद्र की हवेली के पीछे जो जंगल है उस तरफ जा रही थी। यार रुद्र, ये इतने सारे लोग तेरे घर के पीछे क्यों जा रहे हैं? अर्जुन ने कहा। यार पता नहीं, गांव में इतने सारे लोग तभी जमा होते हैं जब कुछ बड़ा हुआ हो, रुद्र ने कहा। तो अब क्या हो गया यार? पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, चल चल कर देखते हैं, समीर ने कहा। चल, रुद्र ने कहा। सभी लोग छत पर से नीचे उतर जाते हैं और नीचे जाने लगते हैं। गांव के बहुत सारे लोग रुद्र के घर के पीछे के जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। यार जल्दी चलो, पुजारी जी पहुंच गए होंगे, भीड़ में चलते हुए एक आदमी ने कहा। हाँ जल्दी चलो, आज पता नहीं क्या चमत्कार दिखाएंगे पुजारी जी। सुना है तालाब के अंदर की चुड़ैल को पकड़ने वाले हैं और उसे मुक्ति दिलाने वाले हैं, भीड़ में चलते हुए दूसरे आदमी ने कहा। रुद्र, अर्जुन, समीर, पीयूष और अनन्या रुद्र के घर के पीछे वाले तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तालाब के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव ही वहां पर जमा हो गया हो। तालाब के पास है आदित्य पुजारी और नीरज पुजारी खड़े हुए थे।
यार ये तो वही पुजारी जी है ना जिन्होंने पिछली बार स्वाति के अंदर से उस चुड़ैल की आत्मा निकालती थी। पीयूष ने कहा। हाँ वही है, रुद्र ने कहा। आदित्य पुजारी और नीरज पुजारी सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हैं। दोनों की ही आंखें बंद थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आदित्य पुजारी और नीरज पुजारी दोनों ने एक साथ कहा। कुछ देर बाद दोनों ही अपनी आंखें खोलते हैं। आदित्य पुजारी अपनी पोटली में से एक कांच की गंगा जल की बोतल निकालते हैं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए उस बोतल में की कुछ गंगा जल की बूंदें उस तालाब के पानी के अंदर फेंक देते हैं। जैसे ही आदित्य पुजारी गंगा जल की बूंदें तालाब के पानी के अंदर डालते हैं, अचानक से पानी के तालाब का पानी धीरे धीरे काला होने लगता है। तालाब का पानी काला होते हुए देख गांव वालों में हड़कंप मचने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है हरिया, ये तालाब का पानी काला कैसे हो रहा है? भीड़ में खड़े एक आदमी ने कहा। दिख नहीं रहा, यह उसी चुड़ैल का प्रकोप है, लगता है आज तो पुजारी जी उस चुड़ैल को पकड़ ही रहेंगे। भीड़ में खड़े दूसरे आदमी ने कहा। नीरज, क्या जो अनुभूति मुझे हो रही है वही तुम्हें भी हो रही है? आदित्य पुजारी ने नीरज पुजारी से कहा। हाँ आदित्य, वही अनुभूति मुझे भी हो रही है, यहाँ पर जरूर कोई शैतानी ताकत है, नीरज पुजारी ने कहा। रुद्र, अर्जुन, पीयूष, अनन्या और समीर भीड़ को हटाते हटाते पुजारी जी के नजदीक पहुंच जाते हैं। यार ये तालाब का पानी काला कैसे हो गया अचानक से? पीयूष ने कहा। पुजारी जी ने कोई सा मंत्र पढ़कर गंगा जल पानी में डाला था, जरूर पुजारी जी ने शैतानी शक्ति का पता लगाने के लिए ऐसा किया होगा, तभी इस तालाब का पानी काला हो गया है। अर्जुन ने कहा। इसका मतलब इस तालाब में भी कोई शैतानी ताकत है? समीर ने कहा। हाँ यार, अर्जुन ने कहा। यार मैं तो पहले ही कहता था कि इस तालाब में भी कोई मायावी ताकत है, तभी तो उसने मेरा पैर पकड़ा था पिछली बार, पीयूष ने कहा। यार अभी चुप रहो और देखो, पुजारी जी ध्यान लगा रहे हैं और जितना मुझे लगता है शायद वह अपनी दैवीय शक्ति से पता कर रहे हैं कि इस तालाब के अंदर किसकी आत्मा है, अर्जुन ने कहा। आदित्य पुजारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते तालाब के अंदर जाने लगते हैं। यार यह पुजारी जी पानी के अंदर कहाँ जा रहे हैं? अनन्या ने कहा। इस तालाब का पास देखने की किसकी आत्मा भटक रही है। इतना कहकर अर्जुन वहां से जाने लगता है। यार अब तू कहाँ जा रहा है, तुझे नहीं देखना क्या तालाब के अंदर किसकी आत्मा है? पीयूष ने कहा। वही तो देखने जा रहा हूं, अगर यहाँ पर रहे तो सिर्फ पुजारी जी ही उस आत्मा का पास देख पाएंगे, हम नहीं, अर्जुन ने कहा। पर तू जा कहाँ रहा है? समीर ने कहा। उस आत्मा का पास देखने के लिए रुद्र मुझे ऐसी जगह चाहिए जल्दी से जल्दी जो पानी से भूरी हो और जहां पर मैं अपना सिर पानी में पूरी तरह डूबा सकूं, अर्जुन ने कहा। यार इतना सारा पानी है सामने तालाब के अंदर और एक तू है कि पानी ढूंढ रहा है, पीयूष ने कहा। यह नहीं यार, इस पानी के अंदर तो आदित्य पुजारी गए हैं, मुझे दूसरी जगह चाहिए, अर्जुन ने कहा। हाँ एक है, यही बगल में ही एक पानी का गड्ढा है, वहां पर तू अपना सिर पानी के अंदर डाल सकता है, रुद्र ने कहा। तो जल्दी चल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।